हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हम आरसीसी होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो आरसीसी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है कंक्रीट एंड स्टील और रीइंफोर्सिंग मटेरियल। सो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लोड और आरसीसी स्ट्रक्चर, या कोई भी स्ट्रक्चर जो आपका बिल्डिंग का होता है उसके ऊपर किस प्रकार के लोड आ सकते हैं। ये जनरल लोड्स हैं जो कि हमारी बिल्डिंग पर आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डेड लोड, ठीक है। तो हम जो भी बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर, फॉर स्पेसिफिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर वर्ड यूज करेंगे, बिल्डिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो मेन लोड होता है वो आता है आपका डेड लोड। डेड लोड का मीनिंग ये होता है कि जो लोड उसके ऊपर परमानेंटली रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के अंदर डेड लोड क्या हो सकता है, उसका सेल्फ वेट, कंक्रीट है तो कंक्रीट का सेल्फ वेट, ब्रिक्स है ब्रिक्स का सेल्फ वेट, या इसके अलावा कोई मशीनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई मशीन आपने इंस्टॉल कर रखी है, जो लोड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है, उस पर स्टेशनरी रहने वाला है, वो जो लोड कहलाता है वो कहलाता है आपका डेड लोड। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर स्ट्रक्चर कोड बने हुए हैं। स्टील स्ट्रक्चर के लिए अलग है, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए अलग है। तो जो आरसीसी स्ट्रक्चर है इसको डिजाइन करने के लिए कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 456, जो कि आपका ईयर 2000 में रिवाइज हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड ने डेड लोड्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जो प्री डिफाइंड है वो डिनोट कर रखी है। तो वो मिलती है हमको कोड IS 875 1987। अब इस सेम कोड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर आपको मिलेंगे डेड लोड्स। तो फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक हम आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले कंक्रीट, ओके। तो कंक्रीट है वो आपका कैसा हो सकता है, ईदर प्लेन और रीइंफोर्स्ड। तो प्लेन जो कंक्रीट होता है इसका यूनिट वेट आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, दैट इज योर 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूबिक। इसी तरीके से जो आपकी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होगी, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन कंक्रीट है हमने उसको रीइंफोर्स किया है किससे, स्टील बार से, तो उसका जो सेल्फ वेट होगा दैट इज योर 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूबिक। ये आपको पता होना चाहिए, आपके थ्रू आउट दिस कोर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। कहीं पे भी हमको सेल्फ वेट निकालना रहेगा स्ट्रक्चर पे, जब हम लोडिंग कैलकुलेट करेंगे तो उसके पहले उसके डेड लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो जो डेड लोड होगा उसमें हमको 2 यूनिट वेट पता होने चाहिए, और आपको इसके अलावा जैसे ब्रिक का या जो भी स्पेसिफिक मटेरियल है, इन सब के जो डेड वेट्स हैं वो हमारे को दे रखे हैं IS 875 पार्ट 1 के अंदर। सेकंड जो आपका लोड आता है दैट इज योर लाइव लोड। लाइव लोड कौन सा लोड होगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इट इज ए लाइव लोड। जो लोड वहां पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, लोड अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर लाइव लोड। लाइव लोड को भी IS 875 में ही डिफाइन किया गया है, बट इन पार्ट 2। अब लाइव लोड की वैल्यूज क्या लेनी है, फॉर एग्जांपल आप कोई एक हाउस डिजाइन कर रहे हैं और हाउस के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन है, रूम है, बालकनी है। तो इन डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर कौन सा लोड आएगा, लाइव लोड कितना लेना है, इन सब की वैल्यूज आपको IS 875 पार्ट 2 के अंदर दे रखी है। लेकिन जैसे अभी हमारे जो सिलेबस में है या जो हमारे कोर्स में एग्जाम में आता है उसके अंदर आपको लाइव लोड की वैल्यू स्पेसिफाई की भी होगी। फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, जो भी वैल्यू रहेगी लाइव लोड की वो आपको दी भी रहेगी। और आप अगर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको अगर इस कोड के अंदर वैल्यू नहीं मिलती है तो आप वो वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो प्राइमरीली हम अपने डिप्लोमा लेवल के कोर्स में डिजाइन करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर, उसमें हम सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड के लिए डिजाइन करते हैं। बस इसके अलावा भी काफी सारे लोड्स होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, सच एज विंड लोड्स, स्नो लोड्स एंड अर्थक्वेक लोड्स। दीज आर दी लोड्स, ये वो लोड हैं जिनको हम जब स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर कोई भी डिजाइन करते हैं तो उनमें हमको इन सब लोड्स का भी कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो जो विंड लोड है दैट इज ऑल्सो गिवन इन दी IS 875 1987, बट इन पार्ट
3 एंड स्नो लोड जो उसी कंडीशन में आपके एप्लीकेबल होंगे जहाँ पे स्नोफॉल होता है। फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन ड्राई एरिया, अभी हम राजस्थान में हैं तो यहाँ पे स्नो नहीं होगी, यहाँ पे हमको स्नो लोड का कंसिडरेशन नहीं लेना है। लास्ट आपका आता है अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक लोड्स दे रखे हैं आपके कोड IS 1893 और इसका रिवीजन 2002 और 2003 में आया था। ठीक है, तो IS 1893 के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इसका स्पेसिफिक कोर्स भी आप करेंगे C310। ठीक है, तो अर्थक्वेक लोड जो है वो भी आपका डिपेंडिंग ऑन जोन हम स्ट्रक्चर पे लगाते हैं। तो मेन चीज जो ध्यान रखने की है कि जो आपके डेड लोड्स होते हैं, डेड लोड्स आर योर, और डेड लोड एंड लाइन लोड्स आर योर वर्टिकल लोड्स। ओके, ये आपका टू दी ग्रेविटी एक्ट करते हैं। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे वर्टिकल लोड्स। बट जो आपके विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड है, दीज आर कॉल्ड योर लेटरल लोड्स। These are the lateral loads. ओके, क्योंकि ये जो एक्ट करते हैं लेटरली एक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज योर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, कभी भी हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो हम इन सारे लोड्स के कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन करते हैं, इधर डेड लोड प्लस लाइन लोड और विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, और डेड लोड विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, डेड लोड लाइन लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड लाइन लोड अर्थक्वेक लोड। बट कभी भी जो हम डिजाइन करेंगे वो इन चारों लोड्स के कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। हम डिजाइन करते हैं सिर्फ वर्किंग डेड लोड, लाइन लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। अभी हमने देखा कि हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर पे कौन कौन से लोड आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले हैं आरसीसी का, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन करने का पर्पस क्या है। अभी जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, अभी जैसे आपने लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या इस साल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स पे हम एनालाइज करते हैं कि उसके ऊपर ये लोड्स आने वाले हैं। तो डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारे लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आ रहे हैं, उनसे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है उनको वो सेफली बेयर करके आपका फाउंडेशन या आपकी ग्राउंड को ट्रांसफर करें। ठीक है, तो प्राइमरीली हमको क्या चाहिए, इसका मेन पर्पस क्या हो गया आपका आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करने का। एक तो कि आपको टू डिसाइड द साइज ऑफ सेक्शंस। जैसे आप कोई भी हॉल देखते हैं, उसके अंदर आपको बीम दिखती होगी, तो बीम की कोई साइज होती है 250 बाई 500 mm। ठीक है, तो वो जो हम निकालते हैं दैट इज योर डिसाइडिंग द साइज ऑफ सेक्शन। इट इज द फंक्शन ऑफ आरसीसी डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। दूसरा हमको क्या निकालना होता है कि उसके अंदर रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम एक पर्टिकुलर लाइफ डिसाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। तो जो हम जिस भी मेथड से डिजाइन करें आरसीसी स्ट्रक्चर, तो वो उस इंटेंडेड लाइफ तक सेफ रहना चाहिए, ये हमारा पर्पस होता है। ठीक है, तो जो ये साइज ऑफ सेक्शन और रीइंफोर्समेंट निकालना है, साइज ऑफ सेक्शन मीन्स आपको बीम की, कॉलम की, रिटेनिंग वॉल की, जो भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे उसकी साइज निकालना, एंड सेकंड उसके अंदर रीइंफोर्समेंट निकालना। रीइंफोर्समेंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हमको रीइंफोर्समेंट क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है दैट इज वीक इन टेंशन। सो हमको उसके अंदर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है इन द फॉर्म्स ऑफ स्टील बार्स और एनी अदर मटेरियल। अब जो आरसीसी डिजाइन के मेथड है उनमें सबसे पुराना जो मेथड था वो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड इट इज द ओल्डेस्ट वन। उसके बाद में आपका जो कोड है वो रिवाइज हुआ 2000 के अंदर, तब नए मेथड्स यूज के अंदर आए। बट हमको पता होना चाहिए आज की डेट में ये मेथड यूज नहीं होता, इट इज ऑब्सोल्यूट, ये अभी प्रचलन में नहीं है। क्यों? बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी कमियां थी जिनको सुधार कर नए मेथड्स डेवलप किए गए, और उन मेथड से हम आज के डेट में अपने आरसीसी स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, ये मेथड आपका बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी,
इलास्टिक थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो भी मटेरियल है दैट फॉलोज द हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है कि योर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सबसे बड़ी एजम्पशन तो ये थी इसके अंदर कि इलास्टिक थ्योरी को जो हमारा आरसीसी, चूंकि ये कंपोजिट मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट भी है और स्टील भी है। तो ये जो कंपोजिट मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर आपके स्टील और कंक्रीट दोनों का इलास्टिक बिहेवियर अलग है, बट ये एज्यूम किया गया कि ये दोनों इलास्टिक थ्योरी फॉलो करते हैं, जो कि सही नहीं था। इस वजह से इसके जो रिजल्ट्स आते थे वो इतने एक्यूरेट नहीं होते थे या अनइकोनॉमिकल होते थे। दूसरा, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा, फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि योर कंक्रीट इज M20, M20 इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओके, M फॉर द मिक्स एंड 20 इज योर FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी स्ट्रेस है कैपेसिटी दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमने कैसे निकाली, एक 150 mm साइज के क्यूब को हमने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे 28 डेज के बाद में टेस्ट किया, तो हमारी ये FCK। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या करते थे, हम कहते हैं कि ये जो आपकी स्ट्रेस है इसको हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में ये कैपेसिटी इसकी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की लेने की है, पर मैं इसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल 1.5। तो जो स्ट्रेस है मैं डिजाइन इसको इतने स्ट्रेस के लिए करूंगा कि इतना ही स्ट्रेस ले सकती है। दूसरा, इसी तरीके से स्टील के अंदर भी हम परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं। तो स्टील का माइल्ड स्टील बार का या HYST बार का लास्ट ईयर में हमने टेस्ट भी किया था, तो उसके अंदर हमने निकाला था कि यील्ड स्ट्रेस क्या होती है। अगर डेफिनेट यील्ड स्ट्रेस पॉइंट नहीं मिलता है तो हम लोग उसको 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये जो मेथड है, इसके अंदर जो भी हमको स्ट्रेसेस निकालनी होती है वो परमिसिबल स्ट्रेस के बेसिस पे निकाल देते थे। दूसरा, इसकी डिजाइन किए हुए जो सेक्शंस होते थे दैट वर वेरी अनइकोनॉमिकल, उनके साइजेस काफी बड़े आते थे, जो कि आज हम नए मेथड्स यूज कर रहे हैं उनके कंपैरिजन। ठीक है, तो और दूसरा इसमें मेन ड्रॉबैक कि देयर इज नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन लोड। भाई जो इसमें मेन ड्रॉबैक था वो था कि लोड पे कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया। दोनों में से क्या चीज अनसर्टेन है, एक चीज आप बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंक्रीट बना रहे हैं और स्टील बना रहे हैं, आपको पता है कि ये कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले सकती है, तो कंक्रीट में एक अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए उसमें हम स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्टील की बात हम करें तो स्टील के अंदर क्या होता है कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैन्युफैक्चर होता है, तो वहां पे हम उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितनी हम स्ट्रेंथ बोलते हैं एटलीस्ट उसकी 90 to 95% स्ट्रेंथ हम ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि कोई स्ट्रक्चर मेरे को डिजाइन करना है, इसके ऊपर 5 किलोन्यूटन का लोड आना चाहिए, तो क्या उस कंडीशन में हम उस लोड को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके ऊपर कभी 5 की जगह 6 का लोड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान इस मेथड के अंदर नहीं रखा गया, क्या कि भाई जो लोड आने वाला है उसके ऊपर कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रक्चर 5 किलोन्यूटन के लिए हमको डिजाइन करना है, तो 5 किलोन्यूटन के लिए ही डिजाइन कर देंगे, इसके अंदर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ लगाएंगे मटेरियल के जनरेटेड स्ट्रेसेस में, परमिसिबल स्ट्रेसेस में। ठीक है, तो ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बाद डिफरेंट मेथड्स आए, लिमिट स्टेट मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड, जो कि काफी इकोनॉमिकल है और आज की कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।